नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2016-17। ठीक है, 22-23 का मेरे पास है नहीं, जो कि अभी तो हुआ ही नहीं है। ठीक, तो मैं क्यों नहीं इसी के प्रैक्टिस करा दूं, क्योंकि ये भी फर्स्ट टर्म का उस टाइम पे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी उठा रखे थे। जो अब की बार आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों होंगे ही। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th क्लास का ही है। ठीक है, और सब्जेक्ट को देने में तो मन ही नहीं कर रहा। पहले देखो 75 नंबर का हुआ करता था, 75। अब देखो हो सकता है आप 40 मार्क्स का हो कि 80 मार्क्स का हो, क्योंकि एक भी इन्होंने सैंपल पेपर अपनी साइट पे नहीं दे रखा, नहीं तो वहां देख के तो अंदाजा ही लग जाता। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले 3 घंटे का हुआ करता था प्यारे बच्चों, अभी भी 3 घंटा तो होगा ही होगा, क्योंकि 3 घंटे तक लिखना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। निर्देश कुछ दिए गए हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न मैं प्यारे बच्चों सोच रहा था करा दूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्रश्न इसमें दिए गए हैं, इसमें से पहले कुछ मैं करा भी चुका हूँ। ये क्वेश्चन 22 न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कैसे करें। ठीक है, तो इसका मैं ये कार्टून पहले ही प्यारे बच्चों करा चुका हूँ, 2-3 कार्टून में पहले भी करा चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपको नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया है? केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा, तो इसका उत्तर है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान दिया गया है। अगर इसमें थोड़ा सा हट के लिखने, देखो है तो 1 नंबर का, लेकिन थोड़ा सा हट के जानो तो भारतीय संविधान में भी कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और भाग कितने? भाग 25 हैं। लेकिन आप कमेंट करके ये बताइए, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इस समय भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जिस बच्चे का सही होगा मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि और बच्चे भी इसे आसानी से समझ सके। तो चलिए प्रश्न 2 पे चलते हैं। प्रश्न 2 है आपकी, जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका क्या है? PIL, अब कई बार आप मूवियों में सुना होगा, PIL डाल देंगे, PIL देख देंगे। ठीक है, IPL नहीं है, यह है PIL। तो जनहित याचिका का अर्थात मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति या संस्था द्वारा पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय के समक्ष उठाया जाता, जब प्रश्न उठाया जाता है तो उसे हम जनहित याचिका कहते हैं। दोबारा सुनिए, कोई व्यक्ति या संस्था, मतलब कोई संस्था भी उठा सकती है। कोई व्यक्ति परेशान और उसके पास पैसे वैसा नहीं तो उसके साथ से लड़ सकती है। कोई व्यक्ति या संस्था द्वारा पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाया जाता है, और इसी को हम जनहित याचिका कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, 2 राज्यों के नाम बताइए जहां द्विसदनात्मक विधायिका है। हर राज्य में तो नहीं है, जो बड़े राज्य होते हैं प्यारे बच्चों वहां पे द्विसदनात्मक विधायिका का इस्तेमाल किया जाता है। 2 बताने हैं, लेकिन फिलहाल हमारे इस टाइम पे 6 राज्य हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और प्यारा सा उत्तर प्रदेश, अपना यूपी योगी आदित्यनाथ का राज्य, जहां के वो मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो दोबारा बताऊं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये है जहां पे द्विसदनात्मक विधायिका भी मौजूद है। तो इनमें से आप कोई 2 लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। स्थायी कार्यपालिका किसे कहा जाता है? स्थायी कार्यपालिका, अगर आप कार्यपालिका आपने पढ़ा होगा तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी जो हमेशा होती है, जो टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, ठीक है, इंजीनियर वगैरह हो गए। अस्थायी हमारे नेता जो 5 साल के लिए आते हैं, फिर 5 साल के लिए चुनाव लड़ते हैं, फिर 5 साल के लिए चुनाव लड़ते हैं। कोई तो इसी बहाने टिक जाता है, कोई नहीं टिकता, लेकिन फिर भी 5 साल के बाद इनका टेस्ट होता रहता है जनता के द्वारा। जनता इनका कोरोना वायरस की वैक्सीन लगा देती है, कई बार टेटनस की सुई। तो इसे लिखेंगे कैसे? स्थायी कार्यपालिका किसे कहा जाता है? तो इसे लिखेंगे, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। और जो मंत्री होते हैं वे सरकार के सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, दोबारा बता रहा हूं, जो लोग रोज रोज के लिए प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। वहीं पे जो मंत्रीगण होते हैं ये अस्थायी कार्यपालिका में चले जाएंगे। अधिकारी जो होते हैं आपके स्थायी कार्यपालिका में आएंगे। आसानी से उदाहरण देकर समझा दो तो अच्छी बात है। वैसे 1 नंबर का ज्यादा लिखना नहीं है। ठीक है, तो 5वें पे आपने, क्या न्यूनतम मजदूरी न देना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा हाँ, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है आपका। अगर ये पूछ लेता कौन सा अधिकार है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, क्योंकि मजदूर को न्यूनतम दे मजदूरी नहीं दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका शोषण किया जा रहा है प्यारे बच्चों, समझ में आया? तो शोषण के विरुद्ध उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, और हाँ यहाँ पे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। 1 नंबर का है, ज्यादा नहीं लिखना है, फिर भी जान के रखो तो ज्यादा अच्छी बात है। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों के नाम बताएं।
तो जैसे एक भारतीय संविधान मौलिक अधिकार है, वही है सभी को आवाजाही की स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ सकता है। और दूसरा, प्रत्येक नागरिक को पासपोर्ट का अधिकार दिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 के बाद प्रश्न नंबर 7 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो प्यारे बच्चों, राज्य के नीति निर्देश तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखो, अगर मेरे पास जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सैंपल पेपर दिखाया था, देखो वो रहा, इसमें इसके 2 आंसर देखो ये रहे आपके। देखो, राज्य के 2 नीति निर्देश सिद्धांत लिखें जो भारत के बाल कल्याण से संबंधित है। आप 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, आपको जो याद है वो भी लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला क्या है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण के स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों व अल्पवय व्यक्तियों की शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। दूसरा है, राज्य इन संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट है आपके, इस प्रकार से लिखते हैं। 2 नंबर का एक तो लिखना ही पड़ेगा आपको। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? जब आपको चैप्टर ये पढ़ाया गया होगा प्यारे बच्चों, तभी भी ये आपके सर ने बताया होगा उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐसा पत्र था जिसमें भारत के नए संविधान को निर्माण करने के उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य का वर्णन किया गया, जिसके स्वरूप 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार की तथा कांग्रेस द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। यही है आपका उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। चलिए प्रश्न 8 तक तो हमने यहाँ पढ़ लिया। आते हैं प्रश्न 9 पे। प्रश्न 9 2 नंबर वाले तो कर ही ले कम से कम। प्रश्न नंबर 9 में है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द से क्या समझते हैं? और जो प्रस्तावना है अगर आपको पता होगा तो वो हम भारत के लोग से ही स्टार्ट है। तो प्रश्न में यही पूछा गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर में बताना है आपको। तो यहाँ पे बताया गया है संविधान के स्रोत हम भारत के लोग, यानी मतलब इसका है भारत की जनता, भारत के लोग ही वो शक्ति हैं जो संविधान को शक्ति प्रदान करती है। मतलब भारत के लोग का मतलब है भारत की जनता, भारत के वे लोग जिससे संविधान को शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर दोबारा बोलूं, संविधान के स्रोत हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता, भारत के लोग ही वो शक्ति है जो संविधान को शक्ति प्रदान करती है। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्नकाल व शून्यकाल में क्या अंतर है? आपने बहुत पढ़ा होगा, 1 नंबर में होना चाहिए था, लेकिन इसमें प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों दे दिया गया, तो 1 नंबर का 2 नंबर तो बनता ही आसान से। तो लोकसभा में कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, जबकि राज्यसभा में कार्यवाही के पहले घंटे को शून्यकाल कहते हैं। प्रश्नकाल में संसद विभिन्न सूचीबद्ध मुद्दों पर प्रश्न करते हैं, वहीं शून्यकाल में सांसद बगैर तय कार्यक्रम के महत्वपूर्ण मुद्दों को विचार व्यक्त करते हैं। तो अगर सिंपल बात दोबारा बताऊं तो प्रश्नकाल में आपके क्या प्रश्न पूछे जाएंगे ये सूचीबद्ध होते हैं, लिखे होते हैं, या तो अपोजिशन को पता होता है। लेकिन शून्यकाल में सांसद अपोजिशन से किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, उसके लिए वो प्रिपेयर हो भी सकता है, प्रिपेयर नहीं भी हो सकता। तो अपोजिशन से बिना तैयारी से प्रश्न जब पूछा जाता है उस काल को कहते हैं शून्यकाल, और प्रश्नकाल जो तैयारी से पूछा जाता है तैयार होके, प्रश्नकाल पहला घंटा होता है, और जबकि जो शून्यकाल होता है वो राज्यसभा के पहले घंटे को शून्यकाल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके 10 सवाल समाप्त हो जाते हैं, 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले मैंने करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आया होगा। तो प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के कोई 4 एकात्मक लक्षणों का उद्देश्य लिखिए, उल्लेख कीजिए, लक्षणों का उल्लेख कीजिए। और भी 4 चीजें हैं, नौकरशाही क्या है, इन्हीं की 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। नौकरशाही व स्थायी कार्यपालिका, देखो स्थायी कार्यपालिका आई है ना, तो नौकरशाही को स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इस प्रकार भी बना के आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रश्न जो आएंगे मैं आपको आगे बताता रहूंगा। ठीक है, अगर आपको आगे और सॉल्व करना है तो यहाँ से प्रश्न आसानी से आप देख सकते हैं, और ये मैंने कार्टून करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रश्न इस वजह से और दिखा रहा हूँ, मैं हर एक वीडियो में दिखाता हूँ ताकि आपको अगर मेरी वीडियो आने में लेट होती है तो आप समझ जाए। देखो ये भी इंपॉर्टेंट 6 नंबर का दिया गया है, संविधान के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। संविधान के 4 कार्यों को तो एकदम याद करके बैठे रहना है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग के पास कौन सी लंबी सूची है?
ठीक है, ये वाला बताना है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, लोकसभा की प्रमुख शक्तियों को लेकर कीजिए। देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए गए हैं, ये 6-6 मार्क्स के थे। उम्मीद चीजें आपको पसंद आओगी। ये 2016-17 का फर्स्ट टर्म का था, मतलब जो आपका मिड टर्म चल रहा है प्यारे बच्चों, उसी का था ये। मैं से 20 क्लास की इस वीडियो को देखने धन्यवाद। तब तक जय हिंद, जय भारत।